6 महीने ताशफीन, सिर्फ 6 महीने। मैं सारी जिंदगी तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा। JFK न्यूयॉर्क एयरपोर्ट में बैठी वो अपने बैग को मजबूती से थामे हुए थी। अंदर का डर था कि कहीं उसका बैग उससे छीनकर कोई भाग न जाए। लेकिन दिमाग में 5 महीने पहले की सोचें चल रही थी। 6 महीने डैड, आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? आप मुझे इस लड़की के साथ बांध रहे हैं, वो भी पूरे 6 महीने के लिए। ये जानते हुए भी कि मैं न सिर्फ किसी और को पसंद करता हूँ, बल्कि उससे शादी का वादा भी कर चुका हूँ। उसकी आवाज में उलझन के साथ उसके लिए नफरत भी थी, जिसे महसूस करके वो खामोशी से अपने ताया जान के पीछे हो गई थी। हाँ, तो मैं कौन सा तुम्हें उसे सारी जिंदगी अपने साथ रखने के लिए कह रहा हूँ। सिर्फ 6 महीने ताशफीन, ये लड़की 12 साल से तुम्हारे निकाह में है। कम अज कम उसे 6 महीने तो दे सकते हो ना। तुम उसे सिर्फ 6 महीने दो। अगर ये 6 महीने के अंदर तुम्हारे दिल में अपने लिए जगह नहीं बना सकी, तो तुम उसे तलाक दे देना। और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं इस बात का तुमसे कभी कोई गिला नहीं करूँगा। उसका सौदा किया जा रहा था। हाँ, ये सौदा ही तो था। उसके ताया अब्बू अपने ही बेटे से उसके लिए एक मौका मांग रहे थे, और वो खामोशी से खड़ी इन लोगों को सुन रही थी, क्योंकि उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकती थी। उसकी जिंदगी की हकीकत बस ये थी कि 5 साल की उम्र में उसका इस शख्स के साथ निकाह कर दिया गया था। उसे बस इतना पता था कि ताया अब्बू और ताए अम्मी की तलाक हो गई। ताशफीन अपनी माँ के साथ हमेशा के लिए अमेरिका रवाना हो गया, क्योंकि उसकी माँ केस जीत गई थी। उसे अपने बाप से मिलने का मौका कम ही मिलता था, और एक दिन अपने बाप से मिलने की सजा के तौर पर इब्राहिम ने उसे इस मासूम के साथ बांध दिया था। और इस वाक्ये के बाद तो ताशफीन ने अपने बाप से मिलना छोड़ दिया था, और उसके दिल में तो अपने बाप के लिए कोई जज्बात नहीं थे। उसके लिए वो क्या ही कोई जज्बात रखता, लेकिन अपने दिल का क्या करती जिसने धड़कना ही ताशफीन इब्राहिम के नाम पर सीखा था। वो उससे 7 समंदर पार अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में रहता है। ताया अब्बू उसकी तस्वीरें दिखाया करते थे, और वो चुपचाप खामोशी से अपने महरम से मोहब्बत कर बैठी थी, जो आज उसे अपनाने को तैयार ही नहीं था। और फिर मजबूरी की इंतहा ये थी, वो उसे अपने साथ लाने को तैयार हो गया था। उसके साथ बेंच पर अचानक कोई आकर बैठा तो अपनी सोचों से बाहर निकलती वो जरा संभल कर बैठी थी। उसे बस अपने नाम की अनाउंसमेंट का इंतजार था। रो लेना, सह लेना, रुक जाना, हार जाना। पिछले 5 महीनों से वो यही कर रही थी, और आखिर आज थक गई थी। आज उसने लौटकर जाने का फैसला कर लिया था। हाँ, वो हार गई थी अपने ताया के बेटे की बेइंतहा नफरत के सामने। वो थक चुकी थी, अब हिम्मत ही नहीं रही थी यह सब कुछ सहने की। ताए अम्मी की मार वो खा सकती थी, उनके ताने बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन इस शख्स की आंखों में अपने लिए नफरत बर्दाश्त करना उसके बस से बाहर था। आज वो ताशफीन इब्राहिम का शहर छोड़कर जा रही थी। वो उसके लिए खत लिखकर आई थी। उसने उसे आजाद कर दिया था। उसने उस कागज पर लिख दिया था, ताशफीन इब्राहिम, कर लो अपनी मोहब्बत से शादी। तनावश ताशफीन इब्राहिम तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगी। वो पहले भी कहाँ उसके रास्ते में थी, लेकिन अब उसने सोच लिया था कि वो उसे इस नाम नेहात रिश्ते से भी आजाद कर देगी। ए लड़की, मेरे पीछे आओ। बाहर भीड़ ज्यादा होगी। वो एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए अपना बैग थामे उसका बैग भी घसीटने लगा था, जबकि वो भागते हुए उसके पीछे आ रही थी। वो बहुत तेजी से चल रहा था, जबकि वो भागते हुए उसके कदमों के साथ कदम मिलाने की कोशिश कर रही थी। यहाँ बैठो, मैं किसी टैक्सी का इंतजाम करता हूँ। वो जो तेजी से आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक रुका। तनावश उसके पीछे भागते हुए आ रही थी। उसके अचानक रुकने की वजह से वो उसके सीने से टकराते टकराते बची थी। उसकी गुस्से से भरपूर आवाज पर वो हाँ में सर हिला गई, लेकिन इतने सारे लोगों को देखकर उसकी सिट्टी गुम होने लगी थी। जबकि वो बैग उसके पास रखता भीड़ से निकलता बाहर निकल गया था। वो वही बेंच पर बैठकर उसके वापस आने का इंतजार करने लगी थी। पता नहीं उसने कब तक वापस आना था, लेकिन इतने सारे अनजान लोगों के बीच में उसे खौफ सा आ रहा था। हाय बेबी, क्या तुम अकेली हो? ये शहर तुम जैसी मासूम लड़कियों के लिए नहीं है। और मेरे साथ चलो। उसके पास बैठा एक अंग्रेज अंग्रेजी में बोल रहा था।
जबकि वो उसे देखती फौरन उठकर खड़ी होती आगे पीछे ताशफीन के लिए नजर दौड़ाने लगी थी। अंदर एक डर सा जगा था कि कहीं वो उसे छोड़कर तो नहीं चला गया। नहीं, वो तो उसे 6 महीने नहीं छोड़ सकता ना। बाबा ने कहा था कि उसके पास 6 महीने हैं इस शख्स को अपना बनाने के लिए, उसके दिल में अपने लिए मोहब्बत कायम करने के लिए, और वो उसे 6 महीने दे रहा था तो इस तरह उसे अपने शहर लाकर छोड़कर तो नहीं जा सकता था। उसने अपने दिल को तसल्ली देते हुए कहा था, लेकिन पीछे खड़े शख्स से उसे डर भी लग रहा था और ताशफीन उसे नजर भी नहीं आ रहा था। वो आंखें बंद करती वहीं खड़ी दिल ही दिल में कुरानी आयात का वर्द करने लगी। बस एक ही दुआ थी कि या तो ये गोरा कहीं चला जाए, या फिर ताशफीन वापस आ जाए। जब किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसने हिम्मत करके पीछे देखना चाहा तो वो अंग्रेज उसे कहीं नजर न आया, लेकिन ताशफीन खड़ा उसे घूर रहा था। आपको पता है अभी यहाँ एक आदमी मुझसे अजीब सी बातें कर रहा था। उसने घबराते हुए बच्चों की तरह उस आदमी की शिकायत की थी। मेरा बैग कहाँ है? शायद उसने उसकी बात सुनी ही नहीं थी। वो उसे घूरते हुए सवाल कर रहा था, जबकि वो बेंच पर देख रही थी। अपना बैग उसने मजबूती से अपने हाथ में थामा हुआ था, जबकि ताशफीन जो बैग वहां छोड़कर उसके सहारे गया था, वो वहां से गायब हो चुका था। अभी तो यहीं पर था। वो घबराए हुए लहजे में बोली थी, जब अचानक ताशफीन का हाथ उठा था। एयरपोर्ट में मौजूद कई लोग अचानक होने वाली इस वारदात को देखने लगे थे। बेवकूफ लड़की, वो आदमी चोर था। वो मेरा बैग ले गया है। तुम्हें अंदाजा भी है उसमें मेरी कितनी इम्पोर्टेंट चीजें थी। वो बेयकीनी से अपने गाल पे हाथ रखे उस आदमी को देख रही थी, जो अपना गुस्सा थप्पड़ की सूरत में उसके मुंह पर निकाल चुका था। क्या तुम इतनी स्टूपिड हो कि कोई भी तुम्हारे पास आकर तुमसे बातें करने लग जाएगा तो तुम आंखें बंद करके उसके जाने के इंतजार में बैठ जाओगी? आई एम सो सॉरी। उसने हिचकियों के दरमियान बस इतना ही कहा था। तुम्हारा सॉरी मेरा पासपोर्ट और वीजा वापस नहीं कर सकता, और इसी पासपोर्ट और वीजे के साथ मुझे 2 हफ्ते के बाद दूसरे मुल्क जाना था। मनहूस, आते ही जिंदगी खराब कर दी है इस लड़की ने। अगर तुम्हारी वजह से मेरी जॉब पर कोई भी बुरा असर पड़ा ना तो जान से मार डालूंगा तुम्हें, याद रखना। एक बार ये 6 महीने गुजर जाएं तो मैं तुम्हें ऐसी जगह दफा करूंगा कि सारी जिंदगी वापस नहीं आ पाओगी। बाबा ने कहा, फंसा दिया है मुझे। अब यहाँ खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? उठाओ अपना बैग और आओ मेरे साथ। वो गुस्से से कहता फोन कान से लगाए एक दफा फिर से आगे की तरफ बढ़ गया था। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक वो आगे पीछे हर आदमी के हाथ में अपने बैग को तलाश करता रहा था। यकीनन उसमें बहुत अहम सामान था, और उसने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से उसका सामान गुम कर दिया था। काश वो चोर ताशफीन के बजाय उसका बैग ले जाता। कम अज कम उसका मुंह तो नहीं सूजता, और न ही वो परेशान होता। ठीक है, मैं बॉस से बात करूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए वो तुझे ही हायर करेंगे। बस मेरा ये काम कर दे। शायद दूसरी तरफ वाला इंसान काफी मतलबी था, और वो उसकी मदद अपने मतलब के लिए ही करना चाहता था। ऐसे मतलबी दोस्त होने से बेहतर है दोस्त ही न हो। वो सिर्फ सोच पाई थी, लेकिन इस मासूम को अंदाजा न था कि दुनिया मतलब की है। यहाँ हर कोई अपने मतलब के लिए जीता है। वो खामोशी से उसकी बातें सुन रही थी, जबकि उसका दायां गाल उस वक्त चल रहा था। बाबा ने बताया था वो छोटी छोटी बातों पर बहुत सख्त रिएक्ट कर जाता है, लेकिन वो उसे थप्पड़ मार देगा, उसे इस बात का अंदाजा तक नहीं था। और उससे ऐसी कोई गलती यहाँ आते ही हो जाएगी, ये भी उसने नहीं सोचा था। लेकिन ताशफीन ने बिना सोचे समझे उसे थप्पड़ मार दिया था, और फिर ऐसे भूल गया था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो तो शायद भूल ही गया था कि उसने ऐसी कोई हरकत की है, लेकिन क्या उसके गाल पर पड़ा नील भी उसे नजर नहीं आ रहा था, या फिर उसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था? अब निकल आओ गाड़ी से बाहर, क्या सारी जिंदगी अंदर ही बैठने का इरादा है? वो अपनी ही सोचों में गुम थी जब उसे सख्त सी आवाज सुनाई दी। वो हड़बड़ाकर तेजी से गाड़ी से बाहर निकली थी, जबकि वो टैक्सी वाले को पेमेंट करता अंदर की तरफ बढ़ गया था। यह एक बहुत बड़ी इमारत थी जिसमें काफी सारे फ्लैट्स थे। यकीनन वो इसी में से एक फ्लैट में ही रहता था।
उसने लिफ्ट का बटन प्रेस करते हुए अंदर कदम रखा, जबकि वो हिचकिचाते हुए उसके पीछे ही लिफ्ट में दाखिल हुई थी। जितनी लंबी यह इमारत थी, उसे अंदाजा न था कि वो इतनी जल्दी 49 फ्लोर पर पहुंच जाएंगे। वो तो उससे बात ही नहीं कर रहा था। उसके बटन प्रेस करने पर उसे अंदाजा हुआ था कि उसका फ्लैट 49 फ्लोर पर है। वो बाहर निकलते हुए आगे बढ़ गया था, जबकि वो खामोशी से उसके पीछे पीछे आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे क्या कहकर पुकारे या पुकारे भी या नहीं। उसे आज तक किसी ने इस तरह से नजरअंदाज नहीं किया था। ये शख्स तो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। क्या इस तरह से गुजरने वाले थे उसके 6 महीने? क्या वो इस शख्स को खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर सकती थी? उसकी जिंदगी आसान या खूबसूरत कभी भी नहीं रही थी। माँ बाप के मरने के बाद उसने ताई अम्मी के ताने सहे थे, मार भी खाई थी। वो बहुत अरसे से ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, और वो जानती थी कि उसकी आगे की जिंदगी भी आसान नहीं होगी। ये शख्स जो अपने बाप से ही सीधे मुंह बात नहीं करता, वो कहाँ उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहेगा। वो पहले से ही तैयार थी उसके इस रवैये के लिए, लेकिन न जाने क्यों इस शख्स का ये रवैया उसे तकलीफ दे रहा था। न चाहते हुए भी वो उसका गुस्सा, उसकी नफरत महसूस कर रही थी। ताया अब्बू ने कहा था कि तुम मोहब्बत के काबिल हो तनावश, और मुझे यकीन है कि तुम ताशफीन को खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर लोगी। और उसने कहा था, ताया अब्बू, वो मुझे कभी कबूल न करे, वो मुझे कभी भी अपनी बीवी न माने, मैं कभी उनसे शिकायत नहीं करूंगी। मैं इस शख्स से सिर्फ उसका नाम मांगूंगी, सिर्फ उसकी पहचान मांगूंगी। मुझे उसकी मोहब्बत नहीं चाहिए, मुझे उसका साथ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ उसका नाम चाहिए। और यह सच था, वो उससे और कुछ भी नहीं चाहती थी। वो जानती थी जबरदस्ती के रिश्ते निभाना आसान नहीं होता। यह आसान नहीं था। वो शख्स जो उसे जानता तक नहीं था, उसे देखा तक नहीं था, वो उससे मोहब्बत तो नहीं कर सकता था। और वो तो ये भी जानती थी कि वो किसी और को चाहता है, और अपनी जिंदगी में किसी और को शामिल करना चाहता है। उसकी नज़र में तनावश सिर्फ 6 माह का बोझ थी, जिसे किसी भी तरह से निभाकर वो उसे हमेशा के लिए फेंकने वाला था। और उसके बाद तुम यहाँ से हॉस्टल शिफ्ट हो जाओगी, और उसके बाद में तुमसे कोई ताल्लुक नहीं होगा। 6 महीने के बाद तुम यहाँ से पाकिस्तान वापस लौट जाओगी। इन 6 महीनों में कोशिश करना कि मुझे अपनी शक्ल कम से कम दिखाओ। मुझे तुम्हारा चेहरा देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो बहुत सुकून से एक कमरा खोलते हुए उसे दिखा रहा था, और साथ ही साथ उसकी अहमियत भी बता रहा था। उसे तनावश में रत्ती बराबर दिलचस्पी नहीं थी। यकीनन वो उसके जोड़ की हरगिज नहीं थी। वो अपने लिए इस जैसी लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता था। वो किसी और से मोहब्बत करता था, और उसे ही अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता था। उसकी कोई जगह नहीं थी ताशफीन की जिंदगी में, और उसे इस बात को कबूल करना था, या फिर इस शख्स को खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर करना था। वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि वो यहाँ सिर्फ अपनी उम्मीद लेकर नहीं आई थी। वो यहाँ उस बाप की उम्मीद लेकर आई थी जिसने कहा था कि मुझे यकीन है कि तुम मेरे बेटे के दिल से मेरे लिए भी सारी तलखी मिटा दोगी। मेरा बेटा मेरे पास लौट कर आएगा। लेकिन ये शख्स तो उसे ही अपने साथ रखने को तैयार नहीं था। वो तो उसे किसी और के लिए क्या मजबूर करती। वो तो उसे खुद से दूर कर रहा था, उसे किसी हॉस्टल में शिफ्ट कर रहा था। उसे कमरे में छोड़कर वो सामने वाले कमरे में दाखिल हुआ था, और दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर चुका था। ये फ्लैट ज्यादा बड़ा नहीं था। इसमें सिर्फ 2 कमरे थे, ओपन किचन और बाथरूम था, साथ एक छोटी सी बालकनी रही थी। उसे सख्त भूख लग रही थी, लेकिन उसकी इजाजत के बिना वो उसके किचन में दाखिल नहीं होना चाहती थी। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती वो बालकनी की तरफ आई थी। उसने सिर्फ एक नजर वहां खड़े होकर नीचे की तरफ देखा था। उसका सर बुरी तरह से घुमा, और अगले ही लम्हे अपने दिल पे हाथ रखकर पीछे हट गई थी। यहाँ किचन है, अपने लिए मेहनत खुद करनी पड़ेगी, कुछ बनाकर खा लेना। न तो मुझे तुम्हारी खिदमतों की जरूरत है, और न ही मुझसे ऐसी उम्मीद रखना। वो खुद किचन में काम कर रहा था। वो पलटकर उसे देखने लगी। उसके कपड़े बदल चुके थे। वो फ्रेश सा, यकीनन नहाकर निकला था, और अब अपने लिए कुछ बना रहा था।
वो आहिस्ता आहिस्ता चलती उसके पीछे आ रही थी, जबकि वो ब्रेड पर बटर लगाता चाय का कप उठाता वापस कमरे में घुस गया था। उसके कमरे में जाते ही उसकी भूख चमक उठी थी। उसने एक नज़र चाय के बर्तन देखे थे जिसमें थोड़ी सी चाय मौजूद थी। शायद उसने उसके लिए भी बनाई थी। दिल खुशफहम सा हुआ। चाय कप में ढालते हुए उसने भी उसी के अंदाज में ब्रेड पर बटर लगाया था और फिर अपना कप और प्लेट उठाकर उसी के अंदाज में कमरे में जाकर बंद हो गई। इतनी रात को भला कौन उसे फोन कर सकता था? उसने बड़ी मुश्किल से आंखें खोलकर अपना फोन उठाया था, जहां पर इब्राहिम साहब कॉलिंग लिखा हुआ था। हद है, इन्हें शायद अंदाजा भी नहीं है कि यहाँ न्यूयॉर्क में इस वक्त क्या टाइम हुआ है। अपनी नींद खराब होने की वजह से वो अच्छा खासा झुंझलाया हुआ था। अस्सलामुअलैकुम, फोन अटेंड करते हुए उसने कान से लगाया। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो तुम? मुझे लग रहा है कि मैंने तुम्हारी नींद खराब कर दी। उसकी आवाज से शायद वो अंदाजा लगा चुके थे कि वो सो रहा था। जी बिल्कुल ऐसा ही है, आपने मेरी नींद खराब कर दी है। एक बार वक्त तो देख लेते आप। उसने अपनी नाराजगी नहीं छुपाई थी। आई एम रियली सॉरी बेटा, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। असल में मैं तनावश के लिए काफी परेशान था, पता नहीं वहाँ एडजस्ट भी कर पा रही होगी या नहीं। बाबा ने उसे अपनी परेशानी की वजह बताई थी। क्यों एडजस्ट नहीं कर पाएगी वो, और आपको उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? अगर आपने उसे यहाँ भेज ही दिया है, तो फिर क्या मसला है आपके साथ? एक तो उसे अपनी नींद खराब होने का बहुत अफसोस हो रहा था क्योंकि सुबह ही सुबह उसे अपने काम पर जाना था, और फिर इतनी रात को बाबा की यह बात उसे बिल्कुल बेतुकी लग रही थी। वो मेरी बेटी है ताशफीन, मुझे उसकी फिक्र क्यों नहीं होगी भला? बाबा ने उसे बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन दिया था। अगर आपको अपनी बेटी की इतनी ही फिक्र थी बाबा जान, तो फिर आपने उसे यहाँ भेजा ही क्यों? वही रहने देते ना अपने पास। अब फजूल में आधी रात को आप मेरी नींद खराब कर रहे हैं। वो बोला तो सारे लिहाज भुलाकर बोला, देखो ताशफीन, तुम्हारी नींद खराब होने की वजह से मैं तुम्हें सॉरी बोल चुका हूँ। अब प्लीज तुम मेरी बेटी से मेरी बात करा दो। बाबा ने उसकी बात का बुरा माने बगैर कहा था। वो अपने रूम में है, शायद सो चुकी होगी। मैं आपको सुबह फोन करूंगा। उसने जल्दबाजी में कहा था। यकीनन वो सोना चाहता था, लेकिन दूसरी तरफ मौजूद शख्स तो उसकी बात सुनकर परेशान हो गया था। क्या मतलब अपने रूम में? वो अलग कमरे में क्यों है ताशफीन? क्या वो तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में नहीं रही? उनकी आवाज में गुस्सा को महसूस कर चुका था। मैंने आपसे कब कहा था कि मैं उसे अपने साथ अपने रूम में रखूंगा? वो भी अब नींद भुलाए उनसे मुखातब हुआ था। ताशफीन, तुम उससे रिश्ता निभाओगे? बाबा ने जैसे थक हार कर कहा था। जी बिल्कुल, मैं उसे 6 माह तक अपने पास ही रखने वाला हूँ। वो यहीं पर रहेगी। आपने उसे 6 महीने तक मेरे सर पर मुसल्लत किया है, और 6 महीने खत्म होने से पहले मैं उसे वापस आपके पास नहीं भेजूंगा। वो जैसे बेफिक्र कर रहा था, जबकि बाबा बस ये सोच रहे थे कि अगले 6 महीने वो उसे यूं ही अलग कमरे में रखेगा। मैंने सिर्फ उसे तुम्हारे साथ नहीं भेजा है, रुखसत किया है मैंने उसे तुम्हारे साथ ताशफीन इब्राहिम। मैंने उसे तुम्हारी बीवी बनाकर भेजा है, तुम्हारे घर का शोपीस नहीं। और अगर तुम्हें लगता है कि इस तरह इस मासूम बच्ची के साथ ज्यादती करके तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ये बात याद रखना। अगर तुम्हें अपने हिस्से की जायदाद चाहिए, तो तुम्हें इस बच्ची के साथ इस रिश्ते को निभाना होगा। सुना तुमने? यह मत सोचना कि 6 महीने तक तुम बस उसे अपने साथ रखकर मेरी जायदाद के वारिस बन जाओगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसी कोई बात नहीं हुई थी हमारे बीच। आपने कहा था कि आप उसे सिर्फ मेरे साथ भेजेंगे। वो इतने जोर से गुर्राया था कि दूसरे कमरे में अपनी नींद के लिए हैरान होती तनावश तकरीबन भागते हुए उसके कमरे तक आई थी। मैं ये सब कुछ नहीं जानता था ताशफीन। तुम उसे खुद से अलग नहीं कर सकते। अगर तुम्हें मेरी जायदाद से अपने हिस्से की तलब है, तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। आप ज्यादती कर रहे हैं बाबा। उन्हें काफी देर के बाद उसकी आवाज सुनाई दी। मैं तुम्हें कल फोन करूंगा, बल्कि रोज फोन करूंगा। तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है या नहीं, मुझे नहीं पता,
लेकिन अपनी बेटी के साथ मैं किसी तरह की कोई ज्यादती नहीं होने दूंगा ताशफीन। ये बात याद रखना। तुम मुझसे गुस्सा हो। हाँ, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, लेकिन वो बच्ची बिल्कुल बेकसूर है। उसने तो जिंदगी में कभी किसी चीज की ख्वाहिश तक नहीं की। वो अभी बोल ही रहे थे जब उसने फोन बंद कर दिया। फोन एक तरफ फेंकते हुए वो वापस बेड पर लेट गया। दिमाग में अचानक बहुत सारी सोचें आ चुकी थी। अगर मैंने इस लड़की को हॉस्टल भेज दिया, तो यह और ज्यादा मसला हो जाएगा। अगर बाबा ने सच में रोज रोज फोन करना शुरू कर दिया तो मेरा ख्वाब अधूरा रह सकता है। एक ही तो उम्मीद लगी है, मुझे रिस्क नहीं लेना चाहिए। और मेरा नहीं ख्याल कि यह लड़की बाबा के साथ इस तरह का झूठ बोलेगी। वो मेरे लिए तो कुछ नहीं करने वाली। मुझे खुद ही अपने लिए कुछ करना पड़ेगा। वो कुछ सोचते हुए दोबारा से सोने की कोशिश करने लगा, जबकि काफी देर उसकी कोई आवाज न आने पर वापस अपने कमरे की तरफ लौट गई थी। वो उसे इग्नोर करता अपने लिए नाश्ता बनाने लगा था, जब उसने एक प्लेट उसकी तरफ बढ़ा दी। मैंने आपका नाश्ता बना दिया है, और चाय मैंने बिल्कुल वैसी बनाई है जैसे कल आपने खुद बनाई थी। आपको कुछ और खाना है तो बताए, वो भी बना दूंगी। उसने मुस्कुराते हुए वहीं रखी छोटी सी मेज पर उसके लिए नाश्ता लगाया था। तुमने मेरे लिए नाश्ता क्यों बनाया? मैं अपने काम खुद करने का आदी हूँ, मुझे इन सब की हरगिज जरूरत नहीं है। आज के बाद मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं। उसका लहजा वैसा ही था, सख्त, कड़वा। मुझे लगा आप नाश्ता बनाते बनाते लेट हो जाएंगे। आपने कहा था ना कि आपको सुबह 8 बजे निकलना है, इसीलिए मैंने बना दिया। उसने सहमे हुए अंदाज में उसे वजह बताई थी, जबकि वो उसे घूरने लगा। उसने उसे कब बताया था कि उसे 8 बजे निकलना है? ये बात तो उसने फोन पर अपने एक दोस्त से कही थी। मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे 8 बजे निकलना है। वो भान चढ़ाकर उसे सख्त निगाहों से घूरते हुए बोला। नहीं, आपने फोन पर किसी से कहा था। मैं यही खड़ी सुन रही थी। लड़की, अपने काम से मतलब रखो, मुझ पर नजर रखना छोड़ दो। वो उसकी बात काटते हुए बोला। मैं आप पर नजर नहीं रख रही थी ताशफीन, मैं तो बस जितना पूछूं उतना ही जवाब दिया करो। तुम्हारी फजूल बातें सुनने के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। और आज के बाद मेरे किसी भी काम को हाथ लगाने की जरूरत नहीं। बल्कि वेट अ मिनट, क्यों जरूरत नहीं? जरूरत तो है। अब मैं तुम्हें इस घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ने तो लाया नहीं हूँ। अगर बाबा ने तुम्हें 6 महीने के लिए मेरे सर पर मुसलत कर दिया है, तो ये जो 6 महीने में तुम्हें खिलाऊंगा पिलाऊंगा, इस घर में रखूंगा, तो इस चीज का मुआवजा तुम्हें अदा करना पड़ेगा। तो आज से ही काम पर लग जाओ। इस घर का एक एक कोना तुम चमकाओगी, मुझे गंदगी से नफरत है। और रात का खाना भी तुम बनाओगी। आए बात समझ में? वो उसे घूरते हुए बोले जा रहा था, जबकि उसने सिर्फ हाँ में सर हिलाया था। गुड फॉर यू। उसने सामने कुर्सी घसीटते हुए अपना नाश्ता शुरू किया था। मैं ताश। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके गुस्से से उसे डर भी लग रहा था। वो हाथ रोककर उसे देखने लगा। जब जबान साथ दे तब बोल लेना। फिलहाल हाथ चलाकर काम खत्म करो। वो जल्दी जल्दी नाश्ता करता उठा था, और फिर उसे किचन में छोड़कर खुद अपने रूम पर चला गया था। देख लो, जो भी समझ आए बना देना। और तुम्हारे हॉस्टल का खर्चा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। और तुम माशाअल्लाह से इतनी वेल एजुकेटेड और कॉन्फिडेंट हो कि जॉब तुम्हारे बस की बात नहीं, कि खुद ही अपना खर्चा उठाकर मेरे सर से यह बोझ उतार दो। तो हॉस्टल में जाने के ख्वाब छोड़ दो और यही इस घर में रहकर यह 6 महीने गुजारो, और यहाँ से हमेशा के लिए पाकिस्तान वापस दफा हो जाओ। वो सुकून से कहता बाहर निकल गया था, जब जाते जाते उसे भी सुकून दे गया। वो अब तक ये सोच रही थी कि वो एक अनजान जगह पर बिना किसी सहारे के कैसे रहेगी। परेशान हो गई थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि ताशफीन उससे इस तरह से बात क्यों करता है। जबरदस्ती के रिश्ते निभाए नहीं जाते, ये वो भी समझ सकती थी, लेकिन वो कम से कम ठीक से बात तो कर सकता था। कल उसने उसे थप्पड़ मारा था और अपने रवैये की माफी तक न मांगी, और अब उसे लो कॉन्फिडेंस और कम पढ़े लिखे होने का ताना भी दे गया था।
यहाँ तक कि वो उससे घर के काम इसलिए कराना चाहता था ताकि वो उस पर अपने खर्च किए गए रुपए पैसे का हिसाब कर सके। वो अपने जहन को उसकी तरफ से हटाते हुए घर में नजर दौड़ाने लगी। घर का एक एक कोना बिल्कुल साफ सुथरा था। उसने ठीक कहा था कि उसे गंदगी से नफरत है। वो सच में बहुत नफासत पसंद था। क्योंकि आज सुबह 8 बजे तुम्हें अपने ट्रांसपोर्ट पेपर्स सर के ऑफिस में जमा कराने थे। ताइश, तुम इतने गैर जिम्मेदार तो कभी भी नहीं रहे। तुम्हें आज हर हाल में काम करना था, लेकिन अभी प्रोजेक्ट सफीर के हाथ लग चुका है। उसके ऑफिस के वर्कर ने उसे सारी मालूमात दी थी, जबकि वो सफीर का नाम सुनकर शॉक जरूर हुआ था। कल तक वो उसकी मदद करने के लिए एक एक सेकंड में फोन कर रहा था, और अब उसके पेपर का इंतजाम करने के बजाय उसने अपने पेपर सबमिट करा दिए थे। सच है, दुनिया मतलब की है। ये वो दौर है जहां एक इंसान दूसरे की कामयाबी नहीं देख सकता। इसलिए उसने आज ही अपने पेपर दोबारा बनाने का फैसला किया था, जब अचानक ही उसके ऑफिस में शोर सा मच गया। मैम रोज आज पहली दफा इस ऑफिस में आई थी। वो हॉलीवुड इंडस्ट्री की बहुत बड़ी डायरेक्टर थी, और आजकल अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए एक न्यू मेल फेस की तलाश में। वो जहां जहां से गुजर रही थी, हर कोई उन्हें देख रहा था। वो बेइंतहा हसीन थी। कोई उसे एक दफा देख ले तो नजर उस पर से हटा नहीं सकता था। ऐसा इस ऑफिस के मर्दों का कहना था। वो एक अदा से चलती सामने बॉस के केबिन के अंदर चली गई थी, जबकि उसके जाते ही सब लोग अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए। जब थोड़ी देर के बाद उसे बॉस के कमरे से बुलावा आया था। वो प्रोजेक्ट से आउट हो चुका था, तो फिर बॉस उसे अपने रूम में क्यों बुला रहे थे? कुछ सोचते हुए वो अपना किया गया काम फाइल में सेव करता जल्दी से उसे उठाकर ऑफिस की तरफ आया था। शायद अब भी चांसेस थे ये प्रोजेक्ट उसको मिलने के। ओह ताइश, तुमसे रोज कोई जरूरी बात डिस्कस करना चाहती हैं। बैठो। वो उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा करने लगे। मैम रोज, जो किसी को मुंह ही नहीं लगाती थी, बल्कि काफी मगरूर मशहूर थी, उसके लिए चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए खड़ी थी। उसे हैरत हुई थी। वो सर को खम देता कुर्सी घसीटकर बैठ गया था। हेलो यंग मैन, बी रेडी। मैं तुम्हें शॉक देने वाली हूँ। वो मुस्कुराते हुए उसके साथ वाली कुर्सी घसीटकर बैठी थी। जी मैं मुंतजिर हूँ, उसने मुस्कुराकर उसी के अंदाज में अंग्रेजी में जवाब दिया था। मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले इस ऑफिस के वर्कर्स की एक तस्वीर में देखा था। वहाँ बहुत सारे चेहरे थे, लेकिन मेरी नजर सिर्फ तुम पर गई। जानते हो क्यों? उसका चेहरा देखते हुए बोली तो ताशफीन के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट आ गई। वो अपनी पर्सनैलिटी के सारे रंग खूब समझता था। वो समझ गया था कि हॉलीवुड की यह डायरेक्टर उसे बहुत फायदे की बात बताने वाली है। मैं तुम्हें अपने अगले ब्रांड का फेस बनाना चाहती हूँ। मैं तुम्हें अपने ब्रांड के लिए साइन करना चाहती हूँ। वो सुकून से कुर्सी की पुश्त से टेक लगाए उसे अपनी तरफ से झटका देने की कोशिश कर रही थी। मुझे बहुत खुशी हुई मैम कि आपने मुझे ये ऑफर की, बट आई एम सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मुझे इस ऑफर में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं टीवी पर आकर नहीं, टीवी के पीछे से अपना काम करना चाहता हूँ। उसने मुस्कुराते हुए कहा था, जबकि उसका बॉस इस रिजेक्शन पर हैरान रह गया था। रोज को आज तक किसी भी मॉडल ने इनकार करने की हिम्मत नहीं की थी, और वो कैसे एक ही लम्हे में इनकार उसके मुंह पर मार चुका था। रोज के चेहरे के तासुरात बदल चुके थे। वो गुस्से से देख रही थी। ऐसी ऑफर्स रोज रोज नहीं मिलती ताइश इब्राहिम। उसके ऑफिस में मौजूद कोई भी इंसान उसे उसके सही नाम से नहीं पुकारता था, लेकिन उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता था। उसे यकीन था वो जल्द ही अपनी एक अलग पहचान बना लेगा, जिसके बाद सब लोग उसे उसकी असल पहचान से जानेंगे। ऐसी ऑफर मुझे चाहिए भी नहीं। आपका शुक्रिया सर, अगर इजाजत हो तो मैं बाहर जाकर अपना काम करूं। इस दफा उसने अपने बॉस को मुखातब किया तो वो हाँ में सर हिला गया, जबकि वो खामोशी से अपनी फाइल लिए बाहर निकल आया था। मैं यहाँ दिन रात उसके ऑफिस के बाहर के चक्कर काटती हूँ, उसका एक दीदार तक नहीं कर पाती, और तुम खुद उसकी ऑफर रिजेक्ट कर चुके हो। माहरा को यकीन नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा कुछ किया है। वो सिर्फ कंधे उचका गया। माहरा, मैं एक्टिंग और मॉडलिंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मुझे डायरेक्टर बनना है। मुझे खुद फिल्म बनानी है।
स्क्रीन पर आकर लोगों के लिए एंटरटेनमेंट का सामान नहीं बनना चाहता। मुझे एक डायरेक्टर के तौर पर अपनी पहचान बनानी है। ये लाखों के कोर्सेज, अजीब-अजीब तरह की क्लासेस मैंने एक्टिंग करने के लिए नहीं ली। मैं किसी ब्रांड का एम्बेसडर बनने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मुझे खुद एक ब्रांड बनना है, और तुम देखना, एक दिन मैं अपना यह ख्वाब पूरा करूँगा। मैं एक डायरेक्टर बनूँगा। वो यकीन से बोल रहा था, जबकि महाराज जो उसकी बात सुनकर काफी बेजार हो गई थी, अपना मुंह ठीक करने लगी। वो उसे समझा नहीं सकती थी। उसके ख्वाब, उसके अज़म अलग थे। ओके फाइन, छोड़ो इन सब बातों को। चलो आज तुम्हारे घर चलते हैं, दोनों पार्टी करेंगे। तुमने बेशक ये ऑफर कबूल नहीं की, लेकिन तुम्हें ऑफर आई तो पार्टी तो बनती है। वो उसका मूड ठीक करने के लिए बोली। वैसे पार्टी तो सच में बनती है, क्योंकि उस रोज की शक्ल देखने लायक थी। वो हंसते हुए बोला, उसे सच में उसके ऑफर रिजेक्ट करके बहुत मजा आया था। आने वाले वक्त में वो उसका मुकाबला करने का इरादा रखता था, और वो उसे अपने ब्रांड का एम्बेसडर बनाने में इंटरेस्टेड थी। माहरा उसकी बात के मजे लेते हुए उसके साथ ही रेस्टोरेंट से बाहर निकली थी, जबकि अब वो दोनों ताशफीन के घर जाकर रोज की ऑफर रिजेक्शन की पार्टी करने वाले थे। मैं तुम्हें पहले बता रही हूँ, ये सारे काम तुम करोगे, मैं नहीं। उसके साथ ऊपर आते हुए माहरा उसे अपने फ्यूचर प्लान बता रही थी, जबकि वो उसकी बातों पर मुस्कुराता हुआ कदम बढ़ाए जा रहा था। ओह हेलो मिस्टर, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? हेलो मिस, मैंने तुमसे शादी करनी है। ये किस बेवकूफ ने कहा तुमसे जो तुम मुझे समझा रही हो? और यह क्या तुम अभी से ही फ्यूचर प्लानिंग करके बैठी हो? वो उसी के अंदाज में बोला। तुम कहो या ना कहो, मैं जानती हूँ तुम मैरिज मटेरियल हो, और मेरे जैसी हसीन लड़की जो दिन रात तुम्हारे साथ होती है, उसको इग्नोर तो तुम कर ही नहीं सकते। वाह, खुद से ही खुश होती बैठी ख्वाब देखती रहो माहरा बीबी। न तो मैं फ्लर्ट मटेरियल हूँ और न ही मैं मैरिज मटेरियल हूँ। मेरी जिंदगी का एक, हाँ हाँ, तुम्हारी जिंदगी का एक मकसद है। तुम कुछ बनना चाहते हो, तुम अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो, अपना नाम बनाना चाहते हो, ब्ला ब्ला ब्ला। सब पता है मुझे, लेकिन इन सब चीजों में शादी क्या कहीं नहीं है। वो जल्दी जल्दी बोलती उससे पूछने लगी, जबकि उसके अंदाज पर बेसाख्ता मुस्कुराया था। शादी है ना डार्लिंग, क्यों नहीं है? लेकिन अभी नहीं है। फिलहाल मैं बहुत कुछ करने का इरादा रखता हूँ। अभी तो लंबी जिंदगी पड़ी है। जब तक मैं कामयाबी का मजा न चख लूं, तब तक मुझे अपनी जिंदगी में किसी तरह भी कोई टेंशन नहीं चाहिए। और डियर माहरा, मेरे इंतजार में मत बैठी रहना। कोई अच्छा लड़का मिले तो उससे शादी कर लेना। कल को यह न कहना कि मेरी वजह से तुम सारी जिंदगी कुंवारी बैठी रही, और बाद में मैंने तुम्हें मुंह नहीं लगाया। वो मजे से उसे छेड़ रहा था। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम बाद में मेरे साथ कुछ ऐसा करने वाले हो? वो सदमे में थी। दुनिया मतलब की है माहरा डार्लिंग, और तुम तो मेरे किसी काम की भी नहीं हो। तुमसे भला मुझे क्या मतलब हो सकता है? मैं तुम्हें कोई झूठे लारे नहीं लगा रहा। तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, मेरे साथ जिंदगी गुजारना चाहती हो, मुझे पसंद करती हो। सच कहूँ तो मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम अपनी जिंदगी डिस्टर्ब करो। मेरा अगले 10 साल तक शादी का कोई प्लान नहीं है। और अगर मैं अगले 10 साल तक डायरेक्टर न बन पाया, तो उससे अगले 10 साल भी मेरी शादी की कोई प्लानिंग नहीं है। और अगर मैं इसी साल डायरेक्टर बन गया तो मैं इसी साल शादी कर लूंगा, जिसके चांसेस न होने के बराबर हैं। क्योंकि मेरी जेब में इतने पैसे हैं नहीं, और कोई मुझ पर पैसा लगाए इतना खुशकिस्मत मैं हूँ नहीं। और वैसे भी डायरेक्टर्स शादी वादी के चक्कर में कहाँ पड़ते हैं। मैं 10 साल तक इंतजार करूंगी तुम्हारा। वो उसकी बात काटते हुए बोली। और उसके बाद क्या होगा? वो सवालिया अंदाज में पूछने लगा जब लिफ्ट उसकी मंजिल पर रुकी। उसके बाद तुम मुझसे शादी करोगे? वो उसे घूरते हुए बोली। क्या मतलब? इतना बड़ा डायरेक्टर बनकर मैं फिर भी तुमसे शादी करूंगा? वो साफ अंदाज में उसका मजाक उड़ा रहा था, जब माहरा ने मुक्का बनाकर उसके सीने पर दे मारा। मैं तुम्हें बददुआ दूंगी कि तुम कभी डायरेक्टर न बन पाओ। वो गुस्से से बोली। क्या तुम मुझे बददुआएं दे रही हो माहरा डार्लिंग?
अब तो 10 साल के बाद भी तुमसे शादी कैंसिल। मेरा इरादा बन रहा था कि चलो तुम मेरे प्यार में 10 साल तक इंतजार करोगी तो मैं तुमसे शादी करके तुम्हारी जात पर एहसान कर दूंगा, लेकिन अब नहीं। वो कानों को हाथ लगाने लगा तो माहरा खिलखिलाकर हंसी। तुम चाहे जो भी कर लो, सारी जिंदगी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी, और मेरे अलावा तुम्हें कोई झेल भी नहीं सकता। रूट खड़ू सकड़ू सरू, खुद मजबूर हो जाओगे मुझसे शादी करने के लिए। वैसे भी मैं भी फ्यूचर में बहुत बड़ी मॉडल बनने वाली हूँ। तुम्हारे जैसे डायरेक्टर मेरे आगे पीछे घूमेंगे। दरवाजे के बाहर रुकते हुए वो दरवाजा खोलने लगी। यह अंदर से लॉक क्यों है ताशफीन? उसने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। जब अचानक उसे ख्याल आया कि कल से उसकी जिंदगी में कोई और भी शामिल हो चुका है। ओह यार, मुझे याद ही नहीं रहा। वो अंदर है। वो कौन? अंदर कौन है? माहरा उसे देखते हुए पूछने लगी। वो लड़की, पता नहीं क्या नाम था उसका। तुम दरवाजा खटखटाओ, वो दरवाजा खटखटाते हुए कहने लगा, जबकि लड़की सुनकर माहरा के कान खड़े हो गए थे। वो उसका चेहरा देखकर दरवाजा खोलते हुए खुशगवार अंदाज में बोली, आप इस वक्त मेरा घर है, मैं जब चाहे आ सकता हूँ। आओ माहरा। वो उसे कड़वा सा जवाब देता माहरा से मुखातब हुआ था, जबकि माहरा का नाम सुनकर वो बहुत कुछ समझ गई थी। इस नाम से अनजान तो हरगिज नहीं थी। ये लड़की कौन है? वो अंदर कदम रखते हुए सामने खड़ी इस लड़की को देखने लगी। कजिन है मेरी, पढ़ाई के सिलसिले में आई हुई है। कुछ दिन यही मेरे घर में ही रहेगी, बाद में इसे कहीं मुनासिब जगह शिफ्ट कर दूंगा। तुम चलो रूम में। वो उससे उसका अधूरा तारुफ कराता अंदर की तरफ चला गया था। वो जानता था इस लड़की में इतनी हिम्मत है ही नहीं कि वो उसके तारुफ को झुठला सके या अपने आप को उसकी बीवी के तौर पर माहरा से मुतारिफ करा सके। वो उसके तारुफ पर बिल्कुल रिलैक्स था, जबकि माहरा उसे सर से पैर तक देखती नरमी से मुस्करा दी। बहुत प्यारी है और ये तो बिल्कुल छोटी सी है। अपनी फैमिली के बिना कैसे रह रही है यहाँ? एज क्या होगी तुम्हारी? वो उससे पूछ रही थी, जबकि ताशफीन को अपने कमरे के दरवाजे पर खड़े देखकर जल्दी से अंदर चली गई थी। उसके चेहरे पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट थी, जबकि तनावश का तो वो लड़की सारा सुकून बर्बाद कर गई थी। तो ये थी वो लड़की जिसको वो अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता था, जिसके लिए वो अपने बाबा से लड़ रहा था। कुछ था जो उसके अंदर टूटा था। यकीनन वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड थी, तभी तो उसके हाथों में हाथ डाले सुकून से उसके साथ आगे बढ़ रही थी। क्या यह अकेली है यहाँ? बहुत छोटी सी नहीं है। फैमिली के बिना मुश्किल होती होगी। और तुम तो कह रहे थे कि पाकिस्तानी लोग ऐसे मामलों में बहुत ज्यादा एहतियात करते हैं। इस तरह से किसी भी लड़की को तुम्हारे घर कैसे भेज दिया? लेकिन चलो ये तो बहुत छोटी सी है। और तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम्हारी कोई कजिन भी है जो इस तरह से आकर तुम्हारे घर में रहने वाली है। वो अंदर आते ही शुरू हो चुकी थी, जबकि वो आराम से बेड पर लेटा उसकी बातें सुन रहा था। बताओ पार्टी कैसे करनी है? कोई फिल्म देखें? वो उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए बोला था। मैं तुमसे इस लड़की के बारे में बात कर रही हूँ ताशफीन, और तुम। और मुझे इस फजूल टॉपिक में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब बताओ तुम्हें पार्टी करनी है या वापस जाना है? यकीनन वो उसकी बातों से तंग आ चुका था। फिल्म देखते हैं तुम्हारी फेवरेट। वो फिलहाल इस टॉपिक को नजरअंदाज करते हुए बोली थी, क्योंकि ताशफीन का मूड खराब हो रहा था। और ताशफीन का कोई भरोसा न था। अगर उसका मूड मजीद बिगड़ता तो वो उसे अभी वापस भेज देता। तुम्हारी फेवरेट वैसे भी देखने लायक नहीं होती। वो सीधा होते हुए उसे चिढ़ाने वाले अंदाज में बोला, तो इस दफा ठीक से चिढ़ भी न सकी थी। इस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ बाहर वाली लड़की घूम रही थी, जो थी तो छोटी सी लेकिन बला की मासूमियत थी उसके चेहरे पर। आखिर कौन थी ये? ताशफीन के साथ उसे यहाँ इस तरह से रहने के लिए भेजा गया था। वो एक अकेले लड़के के साथ उसका फ्लैट शेयर कर रही थी। ये बात उसे सुकून नहीं लेने दे रही थी। जबकि ताशफीन अब वापस बाहर निकल रहा था। वो भी उसके पीछे ही आई थी क्योंकि टीवी लाउंज बाहर ही था। ये तुम्हारे टीवी पर कार्टून चैनल किधर से आ गया? टीवी की आवाज पर वो उसकी तरफ मुतवज्जे हुई थी।
उसके 4-5 ही मखसूस चैनल थे और कुछ स्पोर्ट्स चैनल्स। बाकी सारे फजूल चैनल्स वो अपने टीवी पर बंद करके रखता था। लेकिन आज उसके टीवी पर पोगो, कार्टून नेटवर्क के साथ साथ 2-4 चैनल्स मजीद भी कार्टून्स के थे। उसने एक सेकंड में अंदाजा लगा लिया था कि वो सुबह से इस घर में अकेली क्या करती रही होगी। उसने एक नज़र किचन की तरफ देखा और फिर सर झटक कर एलईडी से नेट कनेक्ट करने लगा ताकि अपनी पसंदीदा फिल्म लगा सके। सो स्वीट, मेरे ख्याल में तुम्हारी यह कजिन कार्टून देखती है। वैसे भी तो छोटी सी बच्ची है, उसकी पसंद और हो ही क्या सकती है। वो उसके साथ जगह बनाते हुए उसे बताने लगी, जबकि यह बात भी उसे फजूल ही लगी थी। उसका नाम थोड़ा सा मुश्किल है, मुझे याद नहीं रहा। और तुम्हारा नाम तुम खुद से बता दो। लेकिन वो तुमसे उम्र में काफी ज्यादा छोटी है, तो वो तुम्हें बाजी या आपी कहकर पुकारेगी। नाम तो तुम्हारा वैसे भी उसके किसी काम का नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें अपना नाम बताने में वक्त बर्बाद करना चाहिए। फिल्म शुरू हो चुकी है। अपनी बात मुकम्मल करता वो टीवी की तरफ इशारा कर चुका था, जबकि वो भी पूरी तरह टीवी में मगन हो चुकी थी। सुनो लड़की, वहाँ कैबिनेट में कुछ स्नैक्स पड़े होंगे, निकाल लाओ। उसने उसी को आवाज दी थी, वो जो जल्दी जल्दी खाना बनाने में मसरूफ थी। उसके कहने पर वो नीचे वाली कैबिनेट देखने लगी ताकि उसमें से स्नैक्स तलाश कर सके, लेकिन शायद वो ऊपर थे, क्योंकि स्नैक्स के कहे तकरीबन 10 मिनट हो चुके थे और वो अब तक लेकर नहीं आई थी। माहरा ने नोट किया था कि वो इस लड़की की वजह से काफी ज्यादा उलझा हुआ था। शायद वो उसे पसंद नहीं करता था। वो किचन में आया तो वो स्टूल पर खड़ी ऊपर वाली कैबिनेट तक पहुंचने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अगर नहीं पहुंच पा रही तो कम अज कम आवाज तो दे सकती थी ना। वो उसके करीब आकर बोला तो वो जो अपने ही ध्यान में लगी हुई थी, बुरी तरह से डर गई, जिसकी वजह से उसके हाथ छूट गए थे और वो लम्हे में ही स्टूल से नीचे गिरी थी। लेकिन नीचे गिरने से पहले ही वो उसे कमर से थामकर अपने करीब कर चुका था। अचानक होने वाली इस घटना पर वो बुरी तरह से घबरा गई थी, जबकि अपने दिल के साथ धड़कते ताशफीन के दिल को महसूस करके उसका पूरा जिस्म सनसना उठा था। वो, मैं, वो उसके सीने पे हाथ रखती उसे खुद से दूर करने की कोशिश में हैरान होती बोलने की कोशिश कर रही थी, जबकि वो तो बस उसकी मुजामत देख रहा था, या फिर उसके होठों के किनारे पर वो नन्हा सा तिल जो उसकी पूरी तवज्जो उसकी तरफ मरकूज कर गया था। इतना उछल क्यों रही हो? एक तो तुम्हें बचाया है गिरने से, और ऊपर से यह नखरे। वो उसकी मुसलसल मुजामत से तंग आकर बोला तो उसके हाथ पैर अचानक रुक गए थे, जबकि वो उसे सुकून से नीचे उतारता खुद हाथ ऊंचा करके अपनी मतलूबा चीज निकाल चुका था। वो सर झुकाए खड़ी उसके जाने का इंतजार कर रही थी, जबकि वो एक भरपूर नजर उस पर डालता वापस दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि उसे माहरा नजर आई। क्या हुआ? अभी तक ब्रेक खत्म नहीं हुआ क्या? वो उसके तासुरात देखे बिना ही आगे बढ़ गया था, जबकि वो एक फिक्रमंदाना नजर उस लड़की पर डालकर बाहर निकल गई थी। उम्र क्या होगी तुम्हारी कजिन की? वो वापस उसके साथ बाहर बैठते हुए पूछने लगी। तुम्हें क्या लगती है? वो उससे सवाल करने लगा। मुझे तो 16 से भी कम लगती है, वो अपने अंदाज से बोली। यही कुछ होगी। वो नजरअंदाज कर गया। बिल्कुल बच्ची जैसी लगती है ना। ऐसा लगता है जैसे कुछ खाती पीती ही नहीं। माहरा, तुम बहुत फजूल बोल रही हो। अगर तुम्हें फिल्म से ज्यादा उसमें इंटरेस्ट है तो प्लीज जाकर उसका इंटरव्यू लो। मुझे तंग मत करो, वो इल्तिजाया अंदाज में कहता फिर से फिल्म की तरफ मुतवज्जे हुआ था। ये फिल्म वो 1000 बार देख चुका था क्योंकि यह उसकी मोस्ट फेवरेट फिल्म थी। इस फिल्म की स्टोरी या कास्टिंग में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो तो इस फिल्म की डायरेक्शन पर फिदा था। और उसका कहना था कि वो इससे बहुत कुछ सीख रहा है। वो जब भी यह फिल्म देखता तो इस अंदाज में देखता जैसे पहली दफा देख रहा हो, और इस वक्त भी उसका अंदाज ऐसा ही था। वो माहरा को किसी तरह की डिस्टरबेंस की इजाजत नहीं देता था, जबकि माहरा ने इस दफा कानों को हाथ लगाते हुए स्क्रीन पर निगाहें जमाई थी। लेकिन उसका जहन तो उस लड़की पर जमा हुआ था। उसकी नजर बार बार किचन की तरफ जा रही थी। किचन से नजर आता उसका नीला आंचल बुरी तरह उसे अपनी तरफ मुतवज्जे कर गया था।
और फिर थोड़ी देर के बाद घर में फैलने वाली खुशबू ने जैसे ताशफीन को भी उसकी तरफ मुतवज्जे कर दिया था। मुझे लगता है कि उसने कोई बहुत मजे का खाना बनाया है। तुम्हारी यह छोटी सी कजिन खाना भी बना लेती है। तुम्हारी तो मौजें लग गईं। जब तक ये यहाँ पर है, तुम्हें अच्छा खाना तो बनाकर खिलाएगी। खुशबू से मेरी भूख जमक उठी है, वो उसके कान में बोली थी। हाँ, भूख तो मेरी भी जमक गई है, लेकिन तुम्हारे काम का खाना नहीं होगा क्योंकि वो पाकिस्तानी हेल्दी फूड बना रही है जो तुम्हारी पतली कमर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा जिम कर लूंगी, वो उसकी बात काटते हुए बोली। फाइन, वो कंधे उचका गया, जबकि फिल्म अब आखिरी मराहिल से गुजर रही थी। क्या मसला है लड़की तुम्हारे साथ? क्या तुम अपने आप को इस घर में अकेली तस्वुर कर रही हो, या तुम्हारी सोचें इतनी लंबी हैं कि वापस आते आते तुम्हें किसी और चीज का होश ही नहीं रहता? मैं खान लग अपने नन्हे से दिल को काबू करते हुए वो उससे कुछ कहने लगी थी जब वो उसकी बात काट गया। मुकम्मल बात किया करो, मुझे सख्त चिढ़ है ऐसे लोगों से जो अपनी ही बात नहीं कर सकते। लगाओ खाना, आ रहे हैं हम। उसने जल्दी जल्दी वहीं रखी छोटी सी मेज पर खाना लगाना शुरू कर दिया था। उसने बिरयानी बनाई थी, और साथ ही में अपने लिए चिकन का सालन अलग से बनाया था, क्योंकि वो बिरयानी भी बिना सालन के नहीं खा सकती थी। बल्कि सालन के बिना वो कुछ भी नहीं खा सकती थी। जबकि वो जो अपना सारा काम खत्म कर चुकी थी, उसकी ऑफर पर इनकार किए बिना उसके साथ बैठ गई। वाओ, जबरदस्त! तुम कितना अच्छा खाना बनाती हो यार। कैसे सीखा तुमने ये सब कुछ? वो भी इतनी सी उम्र में। मुझे तो ये सब कुछ सीखते सीखते 50 साल लग जाएंगे, और बुढ़ापे में जाकर अपने हाथ का ऐसा खाना नसीब होगा। वो भरपूर खाने से इंसाफ करते हुए उसकी तारीफों की पुल बांध रही थी, जबकि दूसरी तरफ वो बेहद आराम सुकून से अपना खाना खा रहा था, लेकिन उसने नोट किया था कि वो ठीक से नहीं खा रही थी। आई एम सॉरी, लगता है यह अलग से डिश तुमने अपने लिए बनाई थी, और हम इसे चख कर गए। माहरा को जल्दी ही एहसास हो चुका था कि वो खाना क्यों नहीं खा रही। उसके माफी मांगने पर वो नफी में सर हिलाते मुस्कुरा दी थी। ओ माय गॉड गर्ल, यू हैव सो प्रिटी डिम्पल्स। उसके मुस्कुराने की देर थी कि माहरा पर एक और राज खुल गया। उसके अंदाज पर ताशफीन ने भी उसके चेहरे की तरफ देखा था, और फिर फौरन ही नजर झुका गया। पहले तिल, अब ये डिम्पल्स। बहुत ज्यादा मिर्ची है, बेकार में बिरयानी के ऊपर यह डाल दिया। ये तुम ही खाओ, मुझे सिर्फ बिरयानी खानी है। वो अपनी प्लेट उसकी तरफ करते हुए उसकी प्लेट अपने सामने कर चुका था, जिसमें से अभी तक उसने एक चम्मच भी नहीं ली थी। तुम उसे अपना झूठा दे रहे हो निकम्मे आदमी। और तुम्हें मिर्ची इतनी तेज क्यों लग रही है? उसने सब कुछ बहुत अच्छे से बनाया है। माहरा को उसका अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आया था। माहरा, मेरे ख्याल तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। तुमने बहुत वक्त बर्बाद कर लिया मेरा। वो खाना खाते हुए उसे देखकर अंग्रेजी में बोला। थोड़ी सी शर्म करो, तुम अपनी कजन के सामने मेरी बेइज्जती कर रहे हो। वो उसे घूरते हुए अंग्रेजी में बोली। तुम इसी लायक हो। यकीनन तुम बिरयानी के बाद चाय पीना पसंद नहीं करोगी, क्योंकि उससे तुम्हारे मोटे होने के चांसेस मजीद बढ़ जाएंगे। वो मजे से उसे देखते हुए बोला तो वो सोफे से अपना बैग उठाती गुस्से से पैर पटकती बाहर निकल गई थी। दरवाजा बंद करके एक कप स्ट्रॉन्ग सी चाय बनाकर मेरे कमरे में ले आना। वो ऑर्डर पास करता अपने कमरे की तरफ चला गया था, जबकि वो अपने खाने की तरफ मुतवज्जे हो गई थी। उसका ताया जान से बात करने का बहुत दिल कर रहा था, लेकिन उसके गुस्से से खौफजदा होने की वजह से वो उससे यह बात कह नहीं पा रही थी। पता नहीं वो उसकी इस फरमाइश पर कैसे रिएक्ट करेगा। वो तो उससे ठीक से बात तक नहीं करता था। चाय लिए वो उसके कमरे के दरवाजे के बाहर आ रुकी थी। वो सुबह से ही घर में बिल्कुल अकेली थी, क्योंकि वो तो उसे छोड़कर सुकून से कहीं जा चुका था। यकीनन उसे याद भी न आई होगी कि घर में कोई मौजूद है, और न ही उसे उसके होने या न होने से फर्क पड़ता था। सुबह मामूल के काम निपटाने के बाद वो अच्छी खासी बोर हो गई थी। वहाँ पाकिस्तान में तो घर के काम के बाद और भी ताई अम्मी कहीं न कहीं से काम निकाल लाती थी, लेकिन यहाँ ऐसा न था।
उसने तंग आकर टीवी ऑन किया तो उस पर सिर्फ अंग्रेजी फिल्मों और खेलों के चैनल्स थे। उसने मजे से रिमोट अपने कब्जे में ले लिया और अगले ही लम्हे उसने टीवी पर ट्यूनिंग स्टार्ट कर दी थी ताकि वो अपनी पसंद का चैनल देख सके। ड्रामा फिल्मों से उसकी कभी भी नहीं बनती थी। वो तो हमेशा से कार्टून्स की दीवानी थी। तो जितने भी कार्टून के चैनल्स उसे समझ आए, उसने सारे खोल लिए थे। क्योंकि उसे सारे कार्टून्स पसंद थे, वो कोई भी कार्टून मजे से बैठकर देख सकती थी। और अपनी बोरियत दूर करने के लिए तो उसे इतने सारे चैनल मिल गए थे। और सुबह से लेकर तकरीबन 1-1:30 बजे तक तो वो कार्टून ही देखती रही। और फिर ज़ोहर की नमाज पढ़ने के बाद उसने किचन में झांका था। उसे नहीं लगा था वो इतनी जल्दी घर वापस आ जाएगा, लेकिन 4:30 बजे वो घर आ चुका था। और यह उसके लिए काफी हैरत की बात थी। लेकिन वो अकेला नहीं आया था, वो किसी को लेकर आया था। और यह वही लड़की थी जिसका नाम उसने बाबा जान के सामने रखा था और कहा था कि वो उससे शादी की कमिटमेंट कर चुका है और वो उससे शादी करेगा। वो अपनी जिंदगी में एक ऐसी लड़की शामिल करना चाहता था जो उसकी जहानत से पूरी तरह से मेल खाती हो, और बेशक वो ऐसी ही थी। वो उसके मिजाज के हर रंग को समझती थी, और तनावश कुछ भी नहीं। वो सच में उसके मुकाबले में कुछ न था। हाँ, वो उसे नहीं समझ सकती थी। वो उसकी सोचों को नहीं पढ़ सकती थी। और ये लड़की माहरा कितनी पढ़ी लिखी थी, कितने सुकून से हर सिचुएशन को हैंडल करती थी। इतनी रात को कितने मजे से अकेले वापस चली गई। वो तो सारी जिंदगी ऐसा न कर सके। कहीं जाना तो दूर की बात, वो तो इस फ्लैट से बाहर कदम निकालने के बारे में भी अकेले नहीं सोच सकती थी। यहाँ पर क्या स्टैंडिंग पॉइंट है कि कब लेकर यहाँ खड़ी हो गई हो। उसने कब दरवाजा खोला, उसे एहसास न हुआ था। वो चाय उसके अचानक सामने आ जाने की वजह से बड़ी मुश्किल से कुछ बोलने के काबिल हुई थी, जबकि उसके हाथ में मौजूद चाय को देखता उसे घूरने लगा। तुम्हें सच में लगता है कि यह चाय पीऊंगा जो तुमने यहाँ 1 घंटा खड़े होकर ठंडी की है? पीछे हट जाओ, हाथ लग गया तो फिर से कांपना शुरू कर दोगी। वो उसके साइड से गुजरता हुआ किचन में आया था। यकीन इरादा दोबारा चाय बनाने का था। मैं बना देती हूँ, उसे काम करते देखकर वो फौरन आगे आई थी। मैं ठंडी चाय नहीं पीता हूँ, वो जताते हुए बोला। अब गर्म होगी, वो उसके गुस्से से खौफजदा होती घबरा कर बोली थी। प्लीज आप मेरे होते हुए काम न करें, मर्द किचन में अच्छे नहीं लगते। वो मिन्नत भरे लहजे में बोली। अरे वाह, तुम्हें तो अच्छा खासा दर्स रटाकर भेजा गया है। मुकम्मल जुमला बोला करो, ऐसे ही जैसा अभी बोला है। आप खुदा के लिए जल्दी चाय ले आना, मुझे सोना है। वो कहकर दोबारा अपने कमरे की तरफ चला गया, जबकि उसका मुझे सोना है कहकर जाना उसे अजीब लगा था। चाय पीने के बाद कोई सोता है क्या? लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज सुनाई न दी। उसने हल्का सा लॉक घुमाकर अंदर देखा तो कमरा अंदर से बिल्कुल खाली था। सुनिए, उसने अंदर कदम रखते हुए कहा था, लेकिन अब भी दूसरी तरफ से कोई आवाज न आई। उसने सामने मेज की तरफ देखा और आगे बढ़ते हुए चाय उस पर रख दी। सामने दरवाजे के अंदर से पानी गिरने की आवाज सुनाई दे रही थी, शायद वो वॉशरूम था। उसने एक नजर कमरे में दौड़ाई। बाहर की तरह ये कमरा भी साफ सुथरा था। सुनिए, मैंने आपकी चाय बाहर के टेबल पर रखी है। वो अभी बोल ही रही थी जब अचानक वो दरवाजा खोलता, कसरती वजूद पर सिर्फ तौलिया लपेटे बाहर निकला था। उसकी इस बेबाकी पर तनावश के आगे तो जमीन आसमान घूम गए थे। वो अगले ही लम्हे पलटते हुए अपनी आंखों पर दोनों हाथ जमा चुकी थी। गाल सुर्ख हो चुके थे, जबकि शर्म से उसकी तरफ देखना मुहाल हो गया था। जबकि वो नोटिस लिए बिना ही आगे बढ़ते हुए चाय का कप उठा चुका था। तुम जरूरत से ज्यादा लूज कपड़े नहीं पहनती, वो उसे देखते हुए सुकून से बोला था। मैं जाऊं? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। क्या मैंने तुम्हें रोक कर रखा है? वो उल्टा उससे सवाल करने लगा कि वो पीछे देखे बिना बाहर की तरफ भाग गई थी। बेवकूफ लड़की, शर्मा तो ऐसे रही है जैसे कभी किसी को शर्ट के बिना नहीं देखा। वो सोचते हुए एक नजर खुद को आईने में देखने लगा। वो हर लिहाज से मुकम्मल था, और उसे अपना आप बहुत पसंद था। वो जो चाय का कप होंठों से लगा रहा था,
अपने फोन पर आने वाली माहरा की कॉल पर बेड पर लेटे हुए उससे बातों में मगन हो गया। वैसे तो उसे कोई जरूरी काम नहीं था ऑफिस में, लेकिन फिर भी बॉस ने सबको जल्दी आने के ऑर्डर पास किए हुए थे। इतना लेट कैसे हो गया मैं? वो जल्दी जल्दी तैयार होता बाहर निकला तो कल की तरह आज भी वो अपने काम में लगी हुई थी। जबकि वो अपना मोबाइल चेक करता किचन की तरफ ही आया था जहां बाबा की बहुत सारी मिस्ड कॉल्स थी। यानी रात में उन्होंने एक बार फिर उसकी नींद खराब करने की कोशिश की थी, लेकिन आज रात को अपना फोन साइलेंट करके सोया था। उन्हें जल्दी जल्दी फोन करते हुए वो मोबाइल उसके कान के साथ लगातार अपने लिए चाय निकालने लगा, जबकि उसका नाश्ता तैयार था। वो पहले तो उसके अचानक पीछे से आने पर हैरान हुई थी, और फिर उसके कान से फोन लगाने पर अस्सलामुअलैकुम अभी वो कुछ कहती कि दूसरी तरफ से उसे आवाज सुनाई, वालेकुम अस्सलाम ताया अब्बू, कैसे हैं आप? एक लम्हे में पुरजोश हुई थी, जबकि उसके गालों के डिंपल्स देखकर वो खुद को उसकी तरफ देखने से रोक नहीं पाया था। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं नाश्ता कर रही हूँ। जी, वो बिल्कुल ठीक हैं। मेरे पास बैठे नाश्ता कर रहे हैं। वो मजे से उनसे बातें करते हुए बोल रही थी, जबकि वो जल्दी जल्दी खाना खत्म करने के चक्कर में था। 4 घंटे पहले यहाँ रात थी ना ताया अब्बू? उस वक्त यह सो रहे थे। नहीं पता चला होगा आपकी कॉल का इन्हें। जी जी, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। यहाँ एडजस्ट होने में तो टाइम लगेगा ना मुझे। सारी रात नींद नहीं आती। वो अपनी धुन में बोल रही थी जब अचानक उसने फोन छीन लिया। हो गई आपकी बेटी से बात? अब मुझे मेरे काम पर जाना है, तो शाम में वापस आकर फोन करूंगा। बाकी बातें तब कर लीजिएगा। खुदा हाफिज। रूखे सूखे लहजे में कहता फोन बंद कर चुका था, और वो जो न जाने उनसे और कितनी देर बातें करने का इरादा रखती थी, उसके फोन लेने वाली हरकत पर मुंह बनाकर रह गई। शाम को क्या बनाओगी? नाश्ता करते हुए वो पूछने लगा। वो तो मैंने अभी तक सोचा नहीं। अगर आपने कुछ बनवाना है तो बता दे, मैं वही बना दूंगी। क्या क्या बनाना आता है तुम्हें? उसके चेहरे पर निगाहें गाड़े पूछ रहा था, जबकि वो उसे इस तरह से क्यों देख रहा था, इस बात पर भी वो अच्छी खासी कंफ्यूज हो चुकी थी। बनाना तो मुझे सब कुछ आता है। आपको जो पसंद है आप बताए। वो एक बार फिर से नर्वस सी बोली। अब मुझे क्या पता तुम्हारे सब कुछ में क्या क्या शामिल है। खैर, कुछ अच्छा सा बना लेना। वो बात ही खत्म कर चुका था, जबकि वो चेहरा फेरे शेल्फ साफ कर रही थी। कार्टून के चैनल्स तुमने खोले थे ना? उसके पूछने पर वो पलटकर उसे देखने लगी। उसकी निगाहें उसके चेहरे पर जमी हुई थी, जबकि वो निगाहें झुकाती हाँ में सर हिला गई। मैं वो लड़खड़ाई। अब अगर बात करते हुए बकरी की तरह मिनमिनाई तो उस छड़ी से सारी जिंदगी के लिए मैं करने पर मजबूर कर दूंगा। जल्दी बोलो। वो गुर्राया था। मैं वापस बंद कर दूंगी। वो किसी मुजरिम की तरह तेजी से बोली। आज यू विश। लेकिन मुझे कोई एतराज नहीं है। वो कंधे उचकाता उठकर खड़ा हुआ, जबकि उसे अपने साथ ही बाहर आने का इशारा किया। मतलब साफ था कि वो काम के लिए निकलने वाला है। आप आज कब तक वापस आएंगे? वो बहुत हल्की सी आवाज में मिनमिनाई थी। क्यों? वो पलटकर पूछने लगा। कल आप जल्दी आ गए थे ना, तो खाना बनने में वक्त लग गया। अगर आज भी आप जल्दी आए तो मैं जल्दी बना लूंगी। मेरी ऑफिस टाइमिंग 5 बजे तक की है। उसके बाद मैं सीधा घर ही आता हूँ। वो जवाब देता बाहर निकलने ही लगा था कि अचानक रुका। तुम क्या अपने एजुकेशन पेपर लेकर आए हो साथ? वो उसे देखते हुए पूछने लगा था, जबकि वो बस उसे देखे जा रही थी। बहरी हो क्या? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। इस दफा वो जरा गुस्से से बोला। नहीं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। वो परेशान सी बोली। अरे पिछली क्लास का रिजल्ट तो होगा ना? पाकिस्तान में पढ़ती थी कि नहीं पढ़ती थी? वो उसे देखते हुए पूछने लगा। हर वक्त दुपट्टा सर पर स्कार्फ की सूरत में लपेटे, साफ सुथरा खूबसूरत सा लिबास जेबे तन किए, चेहरे पर दुनिया जहान की मासूमियत सजाए वो कोई गवार तो बिल्कुल नहीं लगती थी। मैंने मैट्रिक किया है, और मेरी बोर्ड में सेकंड पोजीशन भी आई थी, लेकिन ताई अम्मी ने गुस्से में रिजल्ट जला दिया था। ताई अम्मी वैसे तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन गुस्सा बहुत आता है। उन्होंने कहा था कि तुम्हें आगे पढ़ने की इजाजत नहीं है। अब तो 3 साल से मैं घर पर ही हूँ।
उसने निगाहें झुकाए जैसे अपने जुर्म का एतराफ किया था। तुम मैट्रिक क्लियर कर चुकी हो और उसके बाद 3 साल से घर पर वक्त बर्बाद भी कर रही हो। उम्र है तुम्हारी। खैर, मैं कौन सी फजूल बातों में लगा हूँ। मैं ऑलरेडी लेट हूँ। दरवाजा बंद करो। उसके जवाब देने से पहले ही वो उकताए हुए अंदाज में उसे कहता बाहर निकल गया था, जबकि वो उसे लिफ्ट तक जाते देखती रही और फिर दरवाजा बंद कर दिया। उसे न जाने क्यों इस घर में उसे तहफ्फुज़ का एहसास होता था। कल सारा दिन वो अकेली रही थी और उसे बिल्कुल भी डरावा खौफ महसूस नहीं हुआ था। आज क्यों आई है महतरमा? मेरे ख्याल में सर उनके साथ जो डील करना चाहते थे, वो तो कैंसिल हो गई थी। वो अपने टेबल पर बैठते हुए पूछने लगा। हाँ, सुनने में तो यही आया था कि मिस रोज को सर का प्रोजेक्ट पसंद नहीं आया, तो फिर यह वापस क्यों आई? कुछ समझ नहीं आ रही। वो भी उसके साथ ही बैठ गया था, जबकि वो कंधे उचकाता अपने काम में मसरूफ हो गया। जब थोड़ी देर के बाद मिस रोज सर के केबिन से निकलते हुए उसकी तरफ आई थी, उसके एहतराम में उसे उठकर खड़ा होना पड़ा। जो भी था, उसके बॉस की वो खास दोस्त थी और ऐसे लोगों की इज्जत करना उनकी मजबूरी थी। गुड मॉर्निंग मैम, उसने जबरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए कहा था। कल तुमने मेरी ऑफर रिजेक्ट की थी। क्या मैं उसकी वजह जान सकती हूँ? कोई भी मेरे ब्रांड के लिए इनकार नहीं कर सकता ताइश, लेकिन तुमने बिना सोचे समझे मुझे इनकार कर दिया, तो यकीनन इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह रही होगी। मैं वो वजह जानना चाहती हूँ मिस्टर ताइश इब्राहिम। वो उसके रूबरू खड़ी उससे सवाल कर रही थी। कोई वजह नहीं मैम, बस मैं मॉडलिंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। यह मेरा पैशन नहीं है। तो क्या है तुम्हारा पैशन? किस चीज में इंटरेस्टेड हो तुम? बताओ मुझे। वो उसकी बात काटते हुए बोली थी, जबकि उसने एक नजर अपने साथ खड़े वकर को देखा था जो यकीनन उसी की तरह हैरान था। मेरा इंटरेस्ट जानकर आपको खुशी नहीं होगी मैम, इसीलिए रहने दीजिए। उसने बात खत्म करना चाहिए थी। जितना पूछा है, बस उतना बताओ। किस चीज में इंटरेस्टेड हो तुम? बताओ क्या वजह है जिस पर तुमने मुझे इनकार कर दिया? आज तक किसी ने मुझे इनकार करने की जुर्रत नहीं की, और तुमने एक ही लम्हे में बिना सोचे समझे मेरे मुंह पर इनकार कर दिया। तुम जानते हो तुम्हारी इस इनकार की वजह से मैं एक लम्हा सुकून से नहीं रह पाई कल से। और जब तक तुम मुझे वजह नहीं बताते, शायद तब तक मुझे सुकून आएगा भी नहीं। वो उसे देखते हुए उसे अपनी कंडीशन बता रही थी, जबकि वो गला खनकार कर कोई बहाना तलाश करने लगा। अगर तो उसने ये कह दिया कि वो डायरेक्टर बनना चाहता है, तो यकीनन उसकी बात इस लड़की को पसंद नहीं आएगी, और फिर शायद वो उसे इस नौकरी से भी निकलवा दे। क्योंकि यह बात तो सच थी कि एक डायरेक्टर कभी दूसरे डायरेक्टर को पसंद नहीं करता। बोलो, तुम इतना क्यों सोच रहे हो? मुझसे झूठ मत बोलना। वो जैसे उसकी सोचों को पढ़ रही थी। या अल्लाह, मेरी जॉब बचा लीजिएगा। उसने एक नजर आसमान की तरफ देखा। मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। मैं अपनी पहचान एक डायरेक्टर के तौर पर बनाना चाहता हूँ। मुझे एक्टिंग और मॉडलिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं हॉलीवुड का बेहतरीन डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। वो एक ही सांस में बोलता चला गया जब अचानक ही उसे रोज के कहा-कहे की आवाज सुनाई दी। वो हैरत से उसे देखने लगा। क्या वो उसका मजाक उड़ा रही थी? और उसके साथ ही आगे पीछे से लोगों की दबी दबी हंसी सुनाई दी। उसे एक लम्हे के लिए खुद पर गुस्सा आया था। वो क्यों अपना मजाक बनवा रहा था? उसे कोई बहाना बना देना चाहिए था, लेकिन अपना ख्वाब इस औरत के सामने नहीं रखना चाहिए था। तुम बहुत हैंडसम हो, इस शक्ल का फायदा उठाओ। फजूल ख्वाब देखने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें अब भी ऑफर देती हूँ। मैं तुम्हें किसी छोटे मोटे ब्रांड की नहीं, बल्कि अपने सबसे बड़े ब्रांड का फेस बनाना चाहती हूँ। तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी। इस छोटी सी नौकरी के लिए तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वो फिर से उसे देखते हुए बोली, तो वो खामोश हो गया। अगर वो दोबारा उसके मुंह पर इनकार कर देता तो यकीनन जॉब जा सकती थी, और उसे अपनी नौकरी प्यारी थी। इस दफा सोच समझकर जवाब देना रोज। उसे देखते हुए बोली, मैं आपको कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता। आप जिस भी इंसान की तरफ इशारा करेगी, वो आपके लिए मॉडलिंग करने से कभी पीछे नहीं हटेगा, लेकिन मेरा मकसद कुछ और है।
उसने अपने दिल से अपनी नौकरी जाने का डर निकाल कर उससे कहा था। जो भी था, जैसा भी था, वो अपना ख्वाब नहीं छोड़ सकता था। तुम मुझे फिर से इनकार कर रहे हो। वो गुस्से से गुर्राते हुए बोली। मैं इनकार पहले ही कर चुका हूँ। फिर से आप मेरे पास आए हैं। उसने बिना कंफ्यूज हुए जवाब दिया। तुम्हें क्या लगता है डायरेक्टर बनना बच्चों का खेल है? वो उसके रूबरू खड़ी फिर से सवाल करने लगी। अगर बच्चों का खेल होता तो हर दूसरा तीसरा डायरेक्टर बन जाता। मैं जानता हूँ ये काम सिर्फ काबिल लोग ही कर सकते हैं। वो उसे देखते हुए बोला तो इस बार वो बिना कुछ कहे पलट गई थी। दूर तक उसके हाई हील की टिक टिक सुनाई देती रही, जबकि उसके जाते ही उसके बॉस ने अपने ऑफिस में उसे याद कर लिया था। वजह वो जानता था कि वो उसे क्यों याद कर रहा है, इसीलिए उकताए हुए अंदाज में उठा था। रोज जैक्सन ने तुम्हें दोबारा ऑफर दी। ताशफीन, कोई उससे तेरे मुंह पर बात करे तो वो उसको बर्बाद करने में एक सेकंड नहीं लगाती। और तुमने दूसरी दफा उसके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया और वो दोबारा खुद तुम्हारे पास आई। मुझे यकीन नहीं आ रहा ताशफीन, कहीं तुम कोई ख्वाब तो नहीं सुना रहे मुझे? माहरा बेयकीनी से उसे देख रही थी। माहरा बीबी, ख्वाब तो वो रोज जैक्सन मैडम देख रही हैं मुझे अपने ब्रांड के लिए हायर करने का। वो मुझे कोई भी कीमत देने को तैयार है, लेकिन ताशफीन इब्राहिम की कोई कीमत नहीं है। वो तनफुर से बोला था। ताशफीन, तुम्हें नहीं लगता ये तुम्हारा करियर बनाने का बेहतरीन मौका है जिसे तुम खुद ठुकरा रहे हो? अगर तुम उसकी ऑफर को कबूल करते हो तो तुम्हें अंदाजा है कि एक ब्रांड एम्बेसडर कितनी रकम की डिमांड कर सकता है। वो उसे देखते हुए समझाने वाले अंदाज में बोल रही थी। और तुम्हें अंदाजा है माहरा कि मैं पिछले 8 साल से एक ख्वाब को जी रहा हूँ। तुम्हें अंदाजा है मैंने इस कंपनी में जॉब करने के लिए कितने कोर्स किए हैं? 8 साल पहले ये कंपनी मुझे अपने ऑफिस में घुसने नहीं देती थी, और आज मैं इसी कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पर काम कर रहा हूँ, जिसकी वजह वो सारी डिग्रियां हैं जो मैंने 8 साल से ली हैं। क्या लगता है तुम्हें रोज जैक्सन मुझे इतना पैसा देगी जो मैंने डायरेक्टर बनने के लिए खुद पर खर्च किया है? और अगर देगी भी तो मुझे नहीं चाहिए। मैं इस औरत को हराना चाहता हूँ। मैं इससे आगे बढ़ना चाहता हूँ, और तुम कहती हो कि मैं इसके अंदर काम करूँ। अगर वो मुझे अपने साथ असिस्टेंट डायरेक्टर रख लेती तो मैं खुशी खुशी इस ऑफर को कबूल कर लेता, क्योंकि मैं जानता हूँ मुझे सीखने की ज़रूरत है, और रोज जैक्सन एक बहुत काबिल डायरेक्टर है। वो मुझे बहुत कुछ सिखा सकती है, लेकिन एक मॉडल नेवर। तुम्हें पता है वो मुझ पर हंसी है। उसने मेरा मजाक उड़ाया है सब एम्प्लॉइज के सामने। वो मुझसे इनकार की वजह जानने आई थी, और वजह जानकर वो मुझ पर हंसने लगी। अंदाजा लगा सकती हो उस बेइज्जती का जो मैंने सबके सामने उठाई है। वो औरत अपने सामने किसी को कुछ समझती ही नहीं है। उसके ब्रांड के नीचे काम करते हुए मुझे उसका गुलाम बनना होगा, जो मैं बनने को तैयार नहीं हूँ। मैं वो काम कभी नहीं करूँगा महाराज जिसकी इजाज़त मेरा दिल नहीं देता। मुझे इस औरत की कोई ऑफर कबूल नहीं है। मॉडलिंग में मुझे खुशी नहीं मिलती। मेरी खुशियाँ, मेरा जुनून डायरेक्टर बनने में है। वो उसे देखते हुए बता रहा था, जबकि महारा आगे से कुछ भी नहीं बोली। और वो भी थोड़े से नहीं, बल्कि आगे से सारे कपड़े उसके खराब हो चुके थे। या अल्लाह, यह क्या हो गया? तनावश तो सोते हुए काम करती है क्या? ताई अम्मी ठीक कहती हैं, ध्यान कहाँ होता है। वो खुद को कोसती कपड़े चेंज करने के लिए अपने रूम की तरफ जाने लगी, लेकिन जैसे ही कमरे के दरवाजे तक पहुंची, कमरे को लॉक पाया। हाय अल्लाह, ये कैसे हो गया? उसने 2-3 दफा लॉक को घुमाया था, लेकिन कमरा लॉक हो चुका था, और कैसे उसे पता भी नहीं चला था। सुबह जब वो कमरे से निकली थी, उसे लगा था कि कुछ गड़बड़ हुई है, लेकिन कमरा लॉक हो गया है यह उसे समझ नहीं आया था। और अब खुल भी नहीं रहा था, और न ही उसके पास इस रूम की चाबी थी। कपड़े तो गंदे हो गए, और कमरा भी नहीं खुल रहा। अब मैं क्या करूं? उसे एक तो अपने कपड़ों को देखकर परेशानी हो रही थी, और दूसरा जल्दबाजी में वो दरवाजे के साथ पता नहीं क्या कर चुकी थी। अब जब तक ताशफीन घर वापस न आए, वो कमरा खोलकर अंदर नहीं जा सकती थी। ऐसा करती हूँ, उनके कमरे से कोई कपड़े लेकर पहन लेती हूँ।
तब तक ये कपड़े मैं धोकर सूखने डाल दूंगी। उनके आने से पहले मेरे कपड़े सूख जाएंगे और दोबारा से अपने कपड़े पहन लूंगी। वैसे भी 5 होने में तो अभी बहुत सारा वक्त बाकी है। उसने खुद ही फैसला करते हुए उसके कमरे की तरफ कदम बढ़ाए थे। उसका कमरा आसानी से खुल गया था। उसने खुदा का शुक्र अदा करते हुए अंदर कदम रखा और उसकी अलमारी से कोई कपड़े देखने लगी। यहाँ उसके लिहाज से तो कोई कपड़े नहीं थे, लेकिन उसे एक अच्छी खासी खुली शर्ट और ट्राउजर मिला था। इसमें कितनी बुरी लगूंगी, लेकिन मुझे देखेगा कौन? मैं तो उनके आने से पहले ही चेंज कर लूंगी। उसने खुद से ही प्लान बनाते हुए अपने मासूम से दिमाग को शाबाशी दी थी और जल्दी से उसके कपड़े पहनकर वो अपने कपड़े धोने चली गई थी। उसे जल्द से जल्द ये काम करना था। अंदर डर भी था कि कहीं ताशफीन वापस न आ जाए, और अगर उसने वापस आकर उसे अपने कपड़ों में देख लिया तो कैसे रिएक्ट करेगा? वो तो जान से ही मार डालेगा उसे। उसे कपड़े धोने में ज्यादा वक्त नहीं लगा था। 15 मिनट के अंदर अंदर वो अपने कपड़ों के साथ ताशफीन के भी 2 पैंट्स और 2 शर्ट धोकर डाल चुकी थी। आकी ने काम कम किया था, वरना स्पिनर के साथ कपड़े सुखा भी सकती थी। खाना बनाने के फौरन बाद ही वो कपड़े चेंज कर लेने वाली थी। यकीनन तब तक उसके कपड़े सूख जाने थे, लेकिन शायद आज किस्मत उसके साथ नहीं थी। अभी वो खाना बनाकर आटा गूंद कर रख ही रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई और उसकी सांस बंद होने लगी। ताशफीन इतनी जल्दी घर वापस आ गए। उसने बेख्तियार अपना हाथ दांतों में फंसा लिया था। अब क्या होने वाला था? कपड़े तो अभी ठीक से सूखे ही नहीं थे और भीगे कपड़े पहनकर उसे परेशानी होती थी। कोई बात नहीं, मैं उन्हें सब कुछ सच बता दूंगी। उसने फैसला करते हुए दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए थे। अल्लाह जी, उनको ना ज्यादा गुस्सा मत आने दीजिएगा। इतनी बड़ी बात नहीं है ना कि उन्हें ज्यादा गुस्सा आए। और मैंने उनके कपड़े जानबूझकर नहीं पहने हैं। पता नहीं वो मुझे इन कपड़ों में देखकर क्या सोचेंगे। यह मेरी मजबूरी थी। अल्लाह जी, आप तो जानते हैं ना। प्लीज आप सब ठीक कर दीजिएगा। उसने एक नजर अपने वजूद पर उन कपड़ों को देखा था जिसमें उसके जैसी 2-3 और तनावश आराम से फिट हो सकती थी। और फिर अपनी सारी हिम्मत जमा करते हुए उसने दरवाजा खोलते अपनी आंखें जोर से मींची थी। जब उसे अपने करीब गजबनाक सी आवाज सुनाई दी, लेकिन यह आवाज ताशफीन की नहीं बल्कि किसी और की थी, जिसने उसे आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया। कौन हो तुम? और यहाँ ताशफीन के फ्लैट पर क्या कर रही हो? वो हैरत से सामने खड़ी औरत को देख रही थी जो व्हाइट पैंट के ऊपर ब्लैक कलर का स्टाइलिश टॉप पहने, बालों को एक साइड पर डाले उससे मुखातब थी। उनके बालों की लेंथ काफी कम थी, लेकिन उम्र 50 के करीब थी। उसने आज तक इतनी एज औरत को इतना स्टाइलिश नहीं देखा था। चेहरे पर मेकअप की न जाने कितनी तह थी, लेकिन वो सर से पैर तक अंग्रेजी लग रही थी। लेकिन उनकी इतनी साफ उर्दू उसे हैरत में डाल गई थी। मैं, वो, मैं, आप कौन हैं? उसने अपनी लड़खड़ाहट पर कंट्रोल करते हुए उस औरत से पूछा था जो अब घर के अंदर दाखिल हो चुकी थी। ताशफीन ने मुझे नहीं बताया कि वो लिव इन रिलेशनशिप में है। और नाम क्या है तुम्हारा? कहाँ से आए हो? और ताशफीन को कब से जानती हो? ताशफीन ने मेरे सामने तुम्हारा कोई जिक्र नहीं किया। वो आगे बढ़ते हुए सोफे पर बैठी उसे सर से पैर तक देख रही थी। वो ताशफीन के कपड़ों में बिल्कुल छोटी सी बच्ची लग रही थी। ताशफीन को जरा होश से काम लेना चाहिए। वो एक बच्ची के साथ रिलेशनशिप में है। मुझे उससे यह उम्मीद नहीं थी। वो फोन पर किसी को कॉल लगाते हुए उसे देखकर बुड़बुड़ाई थी, लेकिन उनकी बातें उसे अच्छी नहीं लग रही थी। जब अचानक दरवाजे से वो अंदर दाखिल हुआ, ताशफीन दाखिल होते ही उस पर चढ़ दौड़ा था, जबकि उसके वजूद पर अपने कपड़ों पर उसका ध्यान कम, सोफे पर बैठी उस औरत पर ज्यादा गया था। ओह ताशफीन, आई मिस यू सो मच। मेरा बच्चा। वो उठकर उसके करीब आते हुए उसे अपने साथ लगाने लगी थी, जबकि ताशफीन के चेहरे पर दुनिया जहान की बेजारी थी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? और मेरी गैरमौजूदगी में आपने मेरे घर आने की जहमत क्यों की? वो जरा उकताए हुए लहजे में उनसे मुखातब हुआ। मैं नहीं आ सकती क्या? तुमसे मिलने के लिए आई। मिस यू सो मच। मैं तो कितने दिनों से तुम्हें याद कर रही थी।
तुम्हें फोन करने की भी कोशिश कर रही थी, लेकिन तुम न तो मेरा फोन उठा रहे थे और न ही मैं तुमसे मिल पा रही थी। मैं तुम्हारे ऑफिस में भी गई थी, लेकिन वहां पता चला कि तुम बहुत ज्यादा मसरूफ हो। फिर सोचा कि आज मैं तुम्हारे घर पर भी आ जाती हूँ। शाम को तुमसे मुलाकात हो जाएगी। मुझे पता है तुम फ्लैट की चाबी कारपेट के नीचे रखते हो, लेकिन यहाँ आई तो दरवाजा अंदर से लॉक था। मुझे लगा तुम घर पर ही मौजूद हो, लेकिन यहाँ पर तो ये लड़की थी। कौन है ये? तुम्हारी गर्लफ्रेंड। तुम्हें नहीं लगता ये तुमसे उम्र में काफी ज्यादा कम है? तुम लोगों का मैच कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारी पसंद है तो मुझे कोई एतराज नहीं। आप एतराज करने वाली कोई होती भी नहीं है। और प्लीज आइंदा मेरे घर आने की जहमत मत कीजिएगा। वहाँ मैं काम के लिए जाता हूँ, और मुझे ज्यादा मिस करने की भी जरूरत नहीं है। जब मुझे आपकी याद आएगी, मैं खुद आपसे मिलने आ जाऊंगा। फिलहाल मैं बिजी हूँ। डार्लिंग, तुम जाओ, कोई ढंग के कपड़े पहन कर आओ। हमें बाहर डेट पर जाना है। वो उन्हें इग्नोर करते हुए उससे मुखातब हुआ था, जबकि वो तो हैरान और परेशान उन दोनों को बहस तकरार करते सुन रही थी। मेरा कमरा लॉक हो? वो मिनमिनाई थी। हाँ बेबी, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि इस रूम का लॉक खराब है। तुम्हें अपना सामान इधर नहीं रखना चाहिए। खैर, कोई बात नहीं। मेरे कमरे की दराज में चाबी है। जाओ निकाल कर ले आओ। और मॉम, प्लीज आप जाना पसंद करेगी। हम लेट हो रहे हैं। उसने उसे भेजते हुए उन्हें मुखातब किया था। मैं इतने दिनों के बाद तुमसे मिलने आई हूँ ताशफीन। तुम्हारे साथ वक्त गुजारने आई हूँ, और तुम मुझे भेज रहे हो। उनकी आंखों में नमी आ गई थी, जबकि वो कंधे उचका गया। आपको मुझसे पूछकर आना चाहिए था। मेरे अपने भी कुछ प्लान्स होते हैं मॉम, जो मैं आपकी वजह से खराब नहीं कर सकता। और वैसे भी मैंने अपनी वाइफ से वादा किया था। उसने जानबूझकर वाइफ का लफ्ज इस्तेमाल किया, जबकि वो जो उसके रूम से चाबी लेकर बाहर आई थी, हैरत से उसके लफ्जों को सुन रही थी। उसने तो सोचा भी नहीं था कि वो किसी के सामने उसे बीवी के तौर पर मुतारिफ कराएगा। और ये तो उसकी माँ थी, यानी ताया अबू की पहली बीवी। वॉट? वाइफ? तुमने शादी कर ली? कब की तुमने शादी? और मुझे क्यों नहीं बताया? वो एक झटके से उठकर खड़ी हो गई थी, जबकि तनावश को तो इन सब चीजों से खौफ आने लगा था। वो जल्दी से चाबी लिए अपने रूम के बाहर आकर लॉक खोलने लगी। उसने उसके अलमारी में चाबियां देखी थी, लेकिन उसे अंदाजा न था कि यह चाबियां उसके कमरे के ताले की भी हो सकती हैं। शादी तो मेरे ख्याल में मैंने 12 साल पहले की थी। अब इतनी भी भुलक्कड़ तो न बने कि आपको ये भी याद नहीं। क्या मतलब? यह इब्राहिम की भतीजी है। वो गुस्से से उसको घूर रही थी, जबकि वो कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। मेरे ख्याल में आपके लिए इतनी मालूमात काफी है। अब आपको जाना चाहिए। वो सीने पर हाथ बांधता उनसे कह रहा था, जो गुस्से से अब तक दरवाजे को घूर रही थी। तुम जानते हो तुमने कितनी बड़ी गलती की है। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? भूल गए उस शख्स ने मेरे साथ क्या क्या किया था? ये भूल गए हो कि उसने तुम्हारे साथ क्या क्या किया था? उसने धोखे से तुम्हारा निकाह कराया था इस लड़की के साथ, और तुम इस लड़की के साथ अपनी लाइफ शुरू कर चुके हो उसके साथ। वो गुस्से से पागल हो रही थी। कमरे के अंदर तक उनकी आवाजें सुनाई दे रही थी। उन्होंने मेरे साथ क्या क्या किया, यह मेरा और उनका मसला है। और आपने मेरे साथ क्या क्या किया, यह मेरा और आपका मसला है। इन सब चीजों में मेरी बीवी कहीं शामिल नहीं होती। आप सिर्फ मेरा वक्त बर्बाद कर रही हैं और कुछ भी नहीं। वो उकता कर बोला। और तुम क्या कर रहे हो ताशफीन इब्राहिम? मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने तुम्हें जन्म दिया है। इतना बड़ा फैसला करते हुए तुमने एक बार मुझे बताने की जहमत न की, मुझसे पूछने की गलती नहीं की। आपने दूसरी शादी करने से पहले मुझे बताने की जहमत की थी या मुझसे पूछना गवारा किया था? नहीं ना। तो फिर आपको ये क्यों लगता है कि मैं अपनी जिंदगी के फैसले आपसे पूछकर करूंगा? इस लड़की में ऐसा कुछ भी नहीं है ताशफीन जो वो तुम्हें तुम्हारे काबिल लगी हो। पहले मुझे लगा था कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम 4-5 महीने उसके साथ रहकर उसे छोड़ दोगे। लेकिन तुम तो शादी कर चुके हो उसके साथ। उसे यहाँ ले आए हो।
तुम्हें लगता है ये लड़की तुम्हारे साथ रह सकती है, तुम्हारे साथ सरवाइव कर सकती है, तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती है? नहीं ताशफीन इब्राहिम, ये लड़की तो एक जुमले में अपनी बात मुकम्मल नहीं कर सकती। इतनी लो कॉन्फिडेंस है, यह मेरे सामने बात तक नहीं कर पा रही थी, और तुम इसे अपनी बीवी बना रहे हो। डार्लिंग, तुम तैयार हुई या मैं खुद आकर तुम्हें तैयार करूं? वो दरवाजे पर दस्तक देते हुए बोला, और वो जो कमरे में खड़ी थी, उसकी आवाज पर उछलकर जल्दी से कपड़े निकालने लगी। ताशफीन, मैं तुमसे बात। बेबी, डू फास्ट, आई एम वेटिंग फॉर यू, वरना मैं खुद अंदर आ रहा हूँ। वो उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए बोला कि वो पैर पटकती उसके घर से बाहर निकल चुकी थी। उन्हें लिफ्ट तक पहुंचते ही जोरदार धमाके के साथ दरवाजा बंद होने की आवाज सुनाई दी थी। कहाँ जा रहे हैं हम? उसने हैरत से उसे देखते हुए पूछा, जो उसके कपड़े अपने बाएं बाजू पर डाले उसके पीछे खड़ी थी। अभी आप ही तो कह रहे थे ना कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं। वो हैरत से देखते हुए उसे याद दिलाने लगी। सच में तुम्हें लगता है कि ऑफिस में तकरीबन 8 घंटे अपना दिमाग खपाने के बाद मैं तुम्हें सैर सपाटों पर लेकर जाऊंगा? जाओ जाकर खाना लगाओ, भूख लगी हुई है मुझे। वो चैनल चेंज करते हुए बोला, जबकि वो उसके कपड़े उसे दिखाने लगी, और शायद कुछ कहना भी चाहती थी। मेरे कमरे का दरवाजा लॉक हो गया था, और मेरे कपड़ों पर सालन गिर गया था। मैंने कुछ पूछा। वो उसकी बात काटते हुए बोला तो उसने फौरन नफी में सर हिलाया। तो क्यों इतनी मेहनत कर रही हो बोलने में? ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। जाओ खाना लगाओ, भूख लगी हुई है मुझे। वो उसके हाथ से कपड़े लेकर दूर फेंकते हुए बोला था, जबकि वो उसके इस तरह नजरअंदाज करने पर दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा करती किचन में उसके लिए खाना निकालने लगी थी। आज उसका दिल बहुत खुश था। अपनी माँ के सामने उसने उसे बीवी के रूप में मुतारिफ कराया था, और यह बात उसके लिए बहुत अहमियत रखती थी। शायद माहरा के सामने वो उसे कभी अपनी बीवी न मान सके, लेकिन अपनी माँ के सामने उसने उसे अपनी बीवी के रूप में ही मुतारिफ कराया था। वो उसकी बीवी थी, और यह हकीकत थी, वरना वो तो उसे उसकी गर्लफ्रेंड समझ रही थी, जो उसे बुरा लगा था। वो खुशी खुशी सारे काम करती उसके लिए खाना लगा चुकी थी। जब वो फ्रेश सा किचन में आकर कुर्सी घसीट कर बैठ गया। कोरमा बनाया है मैंने, फ्रिज में टमाटर थे, वो सलाद के लिए काट दिए, बाकी आप कल कुछ सब्जियां लगा दीजिएगा। बस क्यों थक रही हो? लिस्ट बना देना, और अब खामोश, मुझे खाने दो। तुम्हारी मैं सुनी नहीं जाती मुझसे। वो एक ही नजर में उसे चुप करा चुका था। मेरे सर पर क्या सवार हो गई हो? बैठकर खाना खाओ, या तुम्हें अकेले बैठकर खाने में मजा आता है? उसने एक नजर उसे देखकर कहा तो वो भी उसके सामने वाली कुर्सी घसीटकर बैठ गई थी, जबकि वो एक नजर उसके होंठ के ऊपर मौजूद उस छोटे से नुक्ते पर डालता सर झटककर अपना खाना खाने में मसरूफ हो गया।